हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लिया हो दोस्तों, या फिर उस व्यक्ति ने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हो और उस क्रेडिट कार्ड्स की जो भी लिमिट थी उसको यूटिलाइज किया और साथ ही साथ आगे चलकर उसकी जो भी बिल थी या फिर जो भी उसका ड्यूज या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसका भुगतान नहीं किया गया दोस्तों। और साथ ही साथ उस लोन का जो भी एक मंथली या फिर मासिक जो भी ईएमआई थी उसका भी भुगतान उस कर्जधारी के द्वारा नहीं किया गया दोस्तों। और ये भुगतान जो भी था ये आगे भी बकाया रहा दोस्तों। इसकी जो भी ड्यूज जो भी आउटस्टैंडिंग थी इसका पेमेंट, इसका रीपेमेंट उस व्यक्ति, उस कर्जधारी के द्वारा नहीं किया गया। डियर फ्रेंड्स, आगे चलकर उस व्यक्ति का जो भी लोन अकाउंट था, यदि उसने लगातार 3 किस्तें, 3 इंस्टॉलमेंट यदि वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके बाद उस व्यक्ति का जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित कर दिया जाता है दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी के द्वारा, आरबीआई के जो भी नियम कानून, जो भी उनके गाइडलाइंस है उसके मुताबिक दोस्तों। अब होता क्या है, जैसे उस व्यक्ति का लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज हो जाता है उसके बाद बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जोरदार तरीके से और स्पीडी मैनर में रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाती है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल उस बैंक और एनबीएफसी के जो भी एडवोकेट्स, जो भी लॉयर या फिर जो भी अधिवक्ता होंगे उनके माध्यम से उस कर्जधारी को लीगल नोटिसेस सर्व की जाती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल यदि उस व्यक्ति ने ईसीएस बाउंस करवाया होगा तो उस व्यक्ति को सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की नोटिसेस उस बैंक और एनबीएफसी के अधिवक्ता के द्वारा उस कर्जधारी को भेजी जाती है दोस्तों। साथ ही साथ यदि उस व्यक्ति ने लोन लेते समय यदि बैंक या फिर एनबीएफसी के पास चेक दिए होंगे तो आगे चल के वो चेक को बाउंस करा के उस व्यक्ति को चेक बाउंसिंग का जो केस होता है सेक्शन 138 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में उस व्यक्ति को लीगल नोटिसेस सर्व की जाती है उस बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट और अधिवक्ता के माध्यम से दोस्तों। साथ ही साथ यदि वह व्यक्ति लोन की ईएमआई का रीपेमेंट नहीं करता है या फिर क्रेडिट कार्ड्स की जो भी बकाया जो राशि, जो भी ड्यूज अमाउंट है, यदि उसका भी रीपेमेंट नहीं करवाता है दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और एनबीएफसी है वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को इस बकाया राशि की वसूली के लिए ठेका देती है दोस्तों, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है कि आप इस बकाया राशि की वसूली करिए। तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, उस कर्जधारी के घर पे होम विजिट करते हैं या फिर उस कर्जधारी के मोबाइल फोन्स पे कंटिन्यूअसली लगातार 100 कॉल्स डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों रिकवरी की प्रक्रिया के लिए दोस्तों। तो जब वो कॉल्स करते हैं तो उस कर्जधारी को वो रिकवरी एजेंट्स बहुत बुरी तरीके से परेशान करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं कि भैया बकाया राशि की आप भुगतान कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ में हम ये लीगल एक्शन ले लेंगे। और साथ ही साथ वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स उस कर्जधारी के घर पे भी होम विजिट करते हैं और वहां पर जाकर आसपास मोहल्ले में, पड़ोस में, सोसाइटी में उस व्यक्ति की जो भी एक अच्छी इमेज होती है उसको पूरी तरीके से खराब करते हैं दोस्तों। और वहां पर सभी लोगों के सामने उस कर्जधारी की बुरी तरीके से इंसल्ट कर देते हैं और कहते हैं कि भैया पैसा दीजिए, ये एक कर्जधारी है, इसने बैंक और एनबीएफसी से पैसे लिए और ये पैसे नहीं लौटा रहा है, और आपके साथ में बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आपको समाज के बीच में आपको इंसल्ट और बेइज्जत करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से उनकी जो कार्रवाई होती है वो बहुत स्पीडी मैनर में चलाई जाती है दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी के जो भी उनके बिहाफ पे जो भी उनके एडवोकेट्स, लॉयर्स या फिर जो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा बहुत ही स्पीडी मैनर में बहुत ही तेजी से ये रिकवरी की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है वो चलाई जाती है दोस्तों। यदि कर्जधारी इनके इस रिकवरी प्रोसेस का यदि कोई रिस्पांस नहीं देता है, कोई रिप्लाई नहीं देता है, इवन तो कोई लीगल नोटिसेस भी भेजी गई, यदि उसका भी रिप्लाई नहीं देता है तो बहुत ही कम समय में, 1 साल के अंदर, हम बोलेंगे 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही उस कर्जधारी के नाम पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट भी दर्ज कर दी जाती है, मुकदमे भी दर्ज करवा दिए जाते हैं दोस्तों। इतने स्पीडी मैनर में इनकी रिकवरी की जो प्रक्रिया है, जो लीगल एक्शन है वो इस प्रकार से चलती है दोस्तों। उस कर्जधारी के खिलाफ में, उस लोन के डिफॉल्टर के खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 138 का मुकदमा, सेक्शन 25 का मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाता है बहुत ही कम समय में दोस्तों। और साथ ही साथ अगर क्रेडिट कार्ड्स का कोई बकाया राशि है, यदि उसका भुगतान नहीं किए तो उस व्यक्ति के खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स भी चला दी जाती है दोस्तों। और बहुत ही कम समय में, 6 महीने से साल भर के अंदर ही उस व्यक्ति के खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड भी इशू कर दिया जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड जारी कर दिया जाता है उस कर्जधारी के खिलाफ में दोस्तों। अब ये सारी प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण कौन है, इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या है दोस्तों, इसको भी हमें समझना है दोस्तों।
तो इसके पीछे का जो रीजन, जो मुख्य कारण है, वो खुद कर्जधारी है दोस्तों। वो खुद वो लोन का डिफॉल्टर है जिसने बैंक और एनबीएफसी से लोन लिए थे और उसने उस बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, और साथ ही साथ आगे चलकर उसके खिलाफ में जो भी कार्रवाई हुई, उसके खिलाफ में जो भी लीगल एक्शंस लिए गए, उस व्यक्ति को जो भी बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जो भी नोटिसेस भेजी गई, और साथ ही साथ उस बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट लॉयर के माध्यम से जो भी लीगल नोटिसेस सर्व की गई, और आगे चलकर यदि मैटर कोर्ट में चला गया होगा तो कोर्ट के द्वारा जो भी प्रीकॉग्निजेंस नोटिस भेजी गई, जो भी समन्स आए, जो भी वारंट आए, उसका किसी भी नोटिसेस का कोई भी रिप्लाई हमारे इस लोन डिफॉल्टर कर्जधारी ने नहीं किया दोस्तों। इसी कारण, इसी रीजन वश आगे चलकर उस कर्जधारी के खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है, और साथ ही साथ यदि मैटर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का है तो उस व्यक्ति के खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड भी इशू कर दिया जाता है दोस्तों। सो कहीं ना कहीं लास्ट में सारी चीजें उस कर्जधारी, उस लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में ही हो जाती है दोस्तों। कोई ऑर्डर हो, कोई अवार्ड हो, या फिर कोई भी चीजें हो, सारी की सारी चीजें उस लोन डिफॉल्टर, उस कर्जधारी के खिलाफ में हो जाती है दोस्तों। तो इसके पीछे का सबसे मेन और मुख्य जो कारण, जो रीजन है, वो खुद वो लोन डिफॉल्टर, वो कर्जधारी है दोस्तों। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, ये जो ब्लेम है, ये ब्लेम मैं इन कर्जधारियों पे क्यों कर रहा हूं दोस्तों, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कर्जधारी, ये लोन डिफॉल्टर अपने आप से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार लेते हैं, इसके पीछे का कारण, रीजन जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। बोलते हैं ना, जब नाव डूब जाती है तब याद आता है कि कोई मुझे बचाओ। तो भैया, नाव डूबने से पहले ही कहिए मुझे बचाओ। दैट मींस कि आप किसी एडवोकेट, लॉयर या फिर किसी कानून के सलाहकार से संपर्क तो कर लीजिए। तो यहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रह जाती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या है मुख्य कारण जो आगे चलकर इस कर्जधारी, लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में ही सारी चीजें हो जाती है दोस्तों। आइए जानते हैं उस रीजन को। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, जब एक व्यक्ति किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन ले लेता है, ठीक है, लोन लेने के बाद आगे चलकर किसी न किसी विषम परिस्थिति, मजबूरी या फिर किसी कारणवश वह व्यक्ति उस लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। तो होता क्या है मालूम है क्या, वह व्यक्ति जो लोन डिफॉल्टर, जो कर्जधारी है, वो करता क्या है मालूम है क्या, इसके संबंध में, लोन के डिफॉल्ट के संबंध में वो बैंक और एनबीएफसी के साथ में कोई भी वार्तालाप, कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं करता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, जब आपका ईएमआई डिफॉल्ट होने वाला हो, सपोज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली है, या फिर एक या दो ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, तो इसके संबंध में आपको बैंक और एनबीएफसी से आपको बातचीत करनी चाहिए, और वो भी जो बातचीत होगी वो रिटर्न फॉर्म में, लिखित फॉर्म में होनी चाहिए, इन दी फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। दैट मींस कि आपको बैंक को तुरंत सबसे पहले आपको प्रायर नोटिस आपको भेजना चाहिए, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको भेजना चाहिए। उस लेटर के अंदर आपको मेंशन करना चाहिए कि क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, और साथ ही साथ कुछ आपको समय भी मांगना चाहिए कि मुझे सर 2 से 3 महीने, 4 महीने मुझे दे दीजिए, मैं जैसे ही ट्रैक पे आ जाऊंगा, पटरी पे आ जाऊंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, मेरे काम धंधा, मुझे जॉब लग जाएगा, मेरा बिजनेस दोबारा वापस से अपने उस ट्रैक पे आ जाएगा, तो मैं बकाया राशि का भुगतान कर दूंगा दोस्तों। तो ये संबंध में आपको बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, और साथ ही साथ उस नोटिस के अंदर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के संबंध में भी आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर प्लीज अपने थर्ड पार्टी लोन रिकवरी जो एजेंट्स है, उनको प्लीज आप ये मैसेज दे दीजिए कि प्लीज मुझे हैरेसमेंट ना किया जाए, मुझे दिन भर में 100-150 कॉल ना किया जाए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका जो भी बकाया राशि है उसको मैं जल्द से जल्द मैं उसका भुगतान कर दूंगा। तो प्रायर नोटिस भेजना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमारे जो लोन के डिफॉल्टर्स होते हैं वो प्रायर नोटिस नहीं भेजते हैं, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है दोस्तों। दूसरी चीज, आगे चल के जब लोन डिफॉल्टर्स का लोन अकाउंट एनपीए में कैटेगराइज या फिर डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद जब बैंक और एनबीएफसी के वकील, एडवोकेट के माध्यम से जब उस व्यक्ति को लीगल नोटिस सर्व की जाती है, फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स की नोटिस, सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस के केस की नोटिस, या फिर सेक्शन 138 की नोटिस, इस प्रकार से यदि कोई भी लीगल नोटिस उस उधार जो कर्जधारी जो होता है, जो लोन का डिफॉल्टर होता है, जब उसको सर्व की जाती है, भेजी जाती है, तो इसका भी वह व्यक्ति, वह कर्जधारी, इसका भी जवाब नहीं देता है दोस्तों। तो जब बैंक और एनबीएफसी के वकील के माध्यम से कोई लीगल नोटिस आपको आ रही है आपके घर पे या फिर आपके मोबाइल पे, ईमेल आईडी पे, जो भी है, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप उसका भी जवाब नहीं देते हैं, तो जवाब नहीं देते इसका मतलब यह माना जाता है कि ये फला ये जो व्यक्ति है, ये जो लोन का डिफॉल्टर, जो कर्जधारी है, ये इंटेंशनली, जानबूझ के ये पेमेंट नहीं करना चाहता है। आपने प्रायर नोटिस भी नहीं भेजी, आपने बैंक और एनबीएफसी के अधिवक्ता के माध्यम से जो आपको लीगल नोटिस सर्व की गई थी उसका भी आपने जवाब दाखिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी के पास ये मैसेज आता है कि फला ये कर्जधारी, ये लोन का डिफॉल्टर इंटेंशनली, जानबूझकर ये बकाया राशि का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, ये तो चीटर है, ये तो फ्रॉड है, ये तो 420 है, इस प्रकार का मैसेज उनके दिमाग में जाता है दोस्तों।
तो आप यदि शांत बैठेंगे, आप रिप्लाई नहीं देंगे, आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत को बैंक के साथ में साझा और शेयर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास यही मैसेज आएगा कि ये कर्जधारी विलफुल डिफॉल्टर है, ये जो लोन का डिफॉल्टर है, ये विलफुल डिफॉल्टर है, ये जानबूझकर रीपेमेंट नहीं करना चाहता है, ये भाग रहा है, ये अपने घर का पता बदल रहा है, ये मोबाइल बंद कर रहा है दोस्तों। तो मोबाइल बंद करना, घर का पता चेंज करना, इससे कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके नॉलेज में यह है कि बैंक ने आपको लीगल नोटिस सर्व की है, तो इसका आपको रिप्लाई देना चाहिए ना। और रिप्लाई नहीं देने से सारी चीजें आगे चलकर आपके खिलाफ में हो जाती है। दूसरी चीज, जब आपका मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है, आपको समन्स आया, प्री कॉग्निशंस की नोटिस आई, फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, उसका भी आप जवाब दाखिल नहीं करते दोस्तों, तो होता क्या, आगे चल के आपके खिलाफ में नॉन अवेलेबल वारंट NBW इशू हो जाता है, फिर पुलिस घर पे आती है आपको अरेस्ट करने के लिए। तो ये सारी जो प्रक्रिया चल रही है बैंक के द्वारा, इन सारी प्रक्रियाओं का जवाब ना देने की वजह से आगे चल के सारी चीजें आपके खिलाफ में ही हो जाती है दोस्तों। अब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में चला दी गई, जब आपको मालूम है, आपको नोटिस आई थी कि आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कमेंस होने वाली है, या फिर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार की आपको नोटिसेस भेजी जा रही है, या फिर जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है, जो हियरिंग्स है, वो स्टार्ट हो चुकी है, इसका भी आपको मैसेज और नोटिस भेजा गया, फिर भी आपने किसी भी नोटिस का आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में आपने एक भी आपने ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं किया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण, ये मेन रीजन और मेन कॉजेस बनता है कि आपके खिलाफ में आगे चलकर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये बैंक और एनबीएफसी आपको बीएनएस की धारा 316, 318 में ये नोटिसेस क्यों सर्व करते हैं, आपके खिलाफ में केस करने की बात क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं आगे चल के आपके खिलाफ में ये मुकदमे भी दर्ज करवा देते हैं दोस्तों। इसके पीछे का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि आपने किसी भी नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया, आपने बैंक से बिल्कुल भी आपने वार्तालाप नहीं किया, आपने कम्युनिकेशंस नहीं किया, आपने कन्वर्सेशन नहीं किया दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं बैंक, एनबीएफसी या फिर कोर्ट के पास ये मैसेज आता है कि फला फला ये कर्जदारी, ये लोन का डिफॉल्टर, ये विलफुल डिफॉल्टर है, ये इंटेंशनली जानबूझकर ये रीपेमेंट नहीं करवाना चाहता, ये भाग रहा है, ये बात नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इंटेंशनली जानबूझकर लोन की ईएमआई को नहीं भरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों। इसीलिए आपके खिलाफ में ये 420 और ये 406 का जो मामला है, ये 318, 316 ऑफ बीएनएस का जो मामला है, ये आपके खिलाफ में बनाया जाता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि यदि कोई भी आपको नोटिसेस आती है, उसका आपको रिप्लाई फाइल करना है, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होने वाली है, तो आप प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आप जरूर आप बैंक और एनबीएफसी को भेज दीजिए दोस्तों। आपके रिप्लाई नहीं देने से बैंक और एनबीएफसी की तरफ से उनकी जो भी फाइल है वो मोटी होती जा रही है, उनके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं, वो जितने भी नोटिसेस सर्व कर रहे हैं वो आपके नाम का एक अलग से फाइल बना के रखे हैं, उस फाइल के अंदर उन्होंने जितनी भी आपको नोटिसेस भेजी है, जितने भी आपको मेल्स किए हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड उन लोगों ने, बैंक और एनबीएफसी ने बाकायदा उसकी पूरी फाइल बना के रखी है दोस्तों। और जब ये मामला कोर्ट में रिफर हो जाता है तो उनके अधिवक्ता, उनके लॉयर, उनके एडवोकेट्स वो फाइल लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं और आपके खिलाफ में वहां पे आर्गुमेंट्स और बहस करते हैं कि सर ये देख लीजिए, ये इतनी मोटी फाइल है, हमने इनको रिकॉल नोटिस भेजा, डिमांड नोटिस भेजा, हमने इनको सेक्शन 138 की नोटिस भेजी, इनको हमने सेक्शन 25 की नोटिस भेजी, सर ये देख लीजिए, इनको हमने ऑफिशियली इनके ईमेल आईडी पे हमने बहुत सारे इनको मेल्स भी किए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट, माननीय जो प्रिसाइडिंग जो जजेस या फिर जो मजिस्ट्रेट होंगे, उनको एनबीएफसी और बैंक के जो एडवोकेट्स होते हैं वो उनको अपनी तरफ कन्विंस करते हैं, अपनी तरफ वो खींचते हैं अपनी बातों से, और ये बताते हैं कि सर ये देख लीजिए, इतने सारे नोटिस सर्व किए, इतने सारे कॉल्स किए गए, इतने सारे ईमेल्स किए गए, बट इस कर्जधारी के द्वारा एक भी रिप्लाई फाइल नहीं किया गया सर। तो कहीं ना कहीं वहां पे सारी चीजें, वो जो भी बहस, जो भी आर्गुमेंट्स कोर्ट में हो रहे थे, वो सबके सब आपके खिलाफ में चले जाते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, जवाब जरूर दीजिए, रिप्लाई जरूर दीजिए दोस्तों। रिप्लाई, जवाब देने से, बातचीत करने से आपको समय भी मिल जाता है दोस्तों। जब बातचीत नहीं करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो बैंक और एनबीएफसी की तरफ से बहुत ही स्पीडी मैनर में, बहुत ही जोरदार तरीके से लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई की जाती है, और कम समय में 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही आपका जो मैटर है वो कोर्ट में रिफर भी कर दिया जाता है, और आपके खिलाफ में ऑर्डर, डिक्री जो भी है, अवार्ड जो भी है, वो आपके खिलाफ में पारित कर दी जाती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कोई ना कोई मजबूरी है, प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एक विषम परिस्थिति है, तो प्लीज आप इस चीज को बैंक के साथ में साझा करिए, शेयर करिए। इससे क्या होगा, बीच में आपको कुछ समय मिल जाएंगे पैसे और फंड को अरेंज करने के लिए दोस्तों।
लीगल नोटिसेस आई, उसमें आप रिप्लाई फाइल करेंगे, तो इन बिटवीन उसके बीच में आपको कुछ समय मिल जाएंगे आपको फंड और पैसे अरेंज करने के लिए। तो जब बातचीत चलती है ना, तो बीच में समय मिल जाता है दोस्तों। कोर्ट में मैटर गया, वहां भी रिप्लाई फाइल करेंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे, कोर्ट में पेश होंगे, तो वहां पे भी आपको बीच में समय मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको जो समय मिल रहा है ना बीच में, इसमें आप पैसे और फंड का जुगाड़ अरेंजमेंट करके आप बैंक और एनबीएफसी का रीपेमेंट, बकाया राशि का भुगतान आप काफी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो जब रिप्लाई फाइल नहीं होता है, जवाब दाखिल नहीं होता है, तो एक तरफा बहुत ही जोरदार तरीके से बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कार्रवाई की जाती है दोस्तों, और इसका भुगतान हमें करना पड़ता है अंत में दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से अपनी फाइल मजबूत करिए, आप रिप्लाई देते रहिए, अपनी फाइल भी मेंटेन करिए। कल को अगर मैटर कोर्ट में गया, तो यदि आप मुझे अपना एडवोकेट बनाते हैं, तो मैं आपके पक्ष में बढ़िया तरीके से मैं आर्गुमेंट और बहस कर सकूंगा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने बैंक के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, मैंने प्रायर नोटिसेस सर्व किए थे, सर इनकी जो भी लीगल नोटिसेस आई थी मैंने इसका जवाब दिया था, मैंने इनसे समय मांगा था, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ में शेयर की थी, सर ऐसा तो नहीं मैं भाग रहा था। तो वहां पे जो विलफुल डिफॉल्टर का जो एक परिभाषा, जो डेफिनेशन है, वो वहां पे फेल हो जाता है दोस्तों, वो आपके पक्ष में आ जाता है दोस्तों। और ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट की जो बात ये करते हैं, जो ये आपको नोटिसेस भेजते हैं, ये सारी चीजें वहां पे फेल हो जाती हैं जब आप बकायदा हर एक नोटिस का रिप्लाई फाइल करते हैं दोस्तों, तब। सो डियर फ्रेंड्स, पैसे आपके पास हैं तो आपको पैसे देने हैं, यदि पैसे नहीं हैं तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है, और आपको बैंक और एनबीएफसी के टच में रहना है, उनसे बकायदा आपको कम्युनिकेशंस करते रहना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कितने आपको समय चाहिए, वो सारी चीजें उनके साथ में साझा और शेयर करते रहना है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी मेरे दोस्त और फ्रेंड पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे पुराने दर्शक हैं, वो भी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा और शेयर कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों, और साथ ही साथ यदि मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने एक लीगल हेल्पलाइन नंबर देके रखी है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसको मैं सुनूंगा और उसका मैं हल आपको बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।